नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और पिछले वीडियोस में ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन किया जा चुका है और इसके आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। आर्थिक जीवन में मूल रूप से कृषि और पशुपालन का विशेष महत्व था और मिक्स्ड फार्मिंग की जो व्यवस्था है वह थी। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में विभिन्न उद्योग भी स्थापित थे। मुख्यतः आर्य धातुकला में दक्ष थे और बेहद निपुण थे और सोने, चांदी, लोहा और तांबा आदि धातुओं का उनको ज्ञान था और मुख्य रूप से उनके जो अधिकतर हथियार थे और उनके कृषि संबंधी जो उपकरण है वे विभिन्न धातुओं के बने हुए थे। लोहे को गलाने का उन्हें पर्याप्त ज्ञान था और जैसा कि माना जाता है कि सिंधुवासियों को पराजित करने में मुख्यतः लोहे के बारे में उनका जो ज्ञान है उसका विशेष महत्व था, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और उनके अधिकतर हथियार कांस्य के बने हुए हुआ करते थे, जिसके मुकाबले में आर्यों के लोहे के जो हथियार हैं वे ज़्यादा मजबूत थे। इस प्रकार विभिन्न जो धातु ज्ञान है वह आर्यों को अधिक था। उनके समय में जो सर्वप्रथम सिक्के हैं वे भी प्रचलन में आए और प्रचलन में आने वाला सबसे पहला जो सिक्का है वह निष्क था। विभिन्न व्यवसायों को और जो नए व्यवसायी थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग उद्योगों ने अपने संगठन बना रखे थे, जिन्हें गिल्ड कहा जाता था। और ये जो गिल्ड हैं ये मुख्यतः वर्तमान में बैंकों की तरह भी कार्य किया करते थे। जो नए जो व्यवसायी हुआ करते थे उन्हें ऋण देने का कार्य किया करते थे और इसके अलावा स्वयं के जितने भी व्यवसायी थे उन्हें सुरक्षा देने का कार्य भी एक प्रकार से गिल्ड के द्वारा किया जाता था। और इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि अपने अपने व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए जो संगठन बनाने की परंपरा है वह ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हो चुकी थी और इन गिल्ड्स के माध्यम से विभिन्न जो व्यापारी हैं वे अपने व्यवसायों को मजबूत कर रहे थे। ऋग्वेदों में श्रेष्ठी जो शब्द है उसका भी कई बार प्रयोग हुआ है और मुख्यतः व्यापारी वर्ग के जो व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें श्रेष्ठी कहकर संबोधित किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में व्यापार का भी पर्याप्त विकास हो चुका था और आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर्याप्त मात्रा में होता था। प्रारंभिक काल में जो व्यापार है वह वस्तु विनिमय के द्वारा हुआ करता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें विभिन्न वस्तु जो हैं उसके मूल्य के आधार पर उनका एक्सचेंज हुआ करता था और एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले में लिया और दिया जाता था, जिसमें उनका जो मूल्य है वो सापेक्ष रिलेटिव निर्धारित हुआ करता था। वस्तु विनिमय के पश्चात ऋग्वैदिक काल में गायों के द्वारा भी आदान प्रदान हुआ करता था और गायों की संख्या के आधार पर किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वह निर्धारित किया जाता था और एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज गायों का भी प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ। और जो सर्वप्रथम सिक्के हैं वे ऋग्वैदिक काल में ही प्रचलन में आए और सर्वप्रथम यह माना जाता है कि निष्क सिक्का प्रचलन में आया और उसके पश्चात शतमान यानी अ वैल्यू ऑफ 100 का जो मान है सिक्का
प्रचलन में आया और इस प्रकार से मुद्रा के द्वारा भी व्यापार जो है वह ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हुआ माना जाता है। इस प्रकार यदि ऋग्वैदिक काल की और सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो समान चीज़ है वो ये है कि दोनों ही सभ्यताओं में कृषि और पशुपालन का विशेष महत्व था, मिक्स्ड फार्मिंग का विशेष महत्व था और विभिन्न उद्योग प्रचलन में सिंधु सभ्यता में और ऋग्वैदिक काल में आ गए थे और व्यापार की स्थिति दोनों ही समय संतोषजनक थी। सामाजिक जीवन में जो सबसे छोटी इकाई समाज की थी वह वर्तमान की ही तरह परिवार ही थी और हालांकि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई था लेकिन सबसे मजबूत भी उसे माना जाता था और परिवार में जितने भी सदस्य हुआ करते थे वे मुख्य रूप से जो गृहस्वामी है उसके नियंत्रण में होते थे। उस समय क्योंकि कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे और इसीलिए जो परिवार है वह शामिल रहा करता था और संयुक्त परिवार के होने से जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वह किया जाता था या स्वतः ही हो जाया करता था, जिसमें परिवार के सभी व्यक्ति जो हैं अपनी अपनी जो उनकी आयु है उसके हिसाब से परिवार के जो विभिन्न कार्य हुआ करते थे उनमें सहयोग किया करते थे। क्योंकि परिवार संयुक्त था इसीलिए परिवार में व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी और परिवार का जो सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति था, पुरुष था, वह गृहस्वामी कहलाता था, जिसे परिवार में सबसे अधिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन यह भी जानना चाहिए कि उस समय परिवार में जो स्त्रियों का महत्व है वह भी समान था और उसे भी गृहस्वामिनी कहकर संबोधित किया जाता था। गृहस्वामी के जो अधिकार हैं वे बहुत अधिक थे और न केवल समाज बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी उनके अधिकारों को माना जाता था और परिवार में गृहस्वामी के अधिकारों में राजा का भी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का जो स्थान है वह पुरुषों के समान ही माना जाता था, क्योंकि यज्ञ और इसके अलावा जितने भी कार्य हुआ करते थे उन सभी में उसका विशेष महत्व था। और ऋग्वेदों में ही इस बात का उल्लेख है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इस प्रकार से समाज में मूल रूप से कम ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त थे और गार्गी और अन्य जो महिलाएं हैं जिनका उदाहरण ऋग्वैदिक काल में मिलता है, उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी शिक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। उस समय जो विभिन्न 16 संस्कार थे उनमें विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था और मुख्य रूप से उस समय जो गृहस्थ जीवन है उसके महत्व को देखते हुए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सर्वप्रमुख कार्य संतानोत्पत्ति द्वारा वंश वृद्धि को माना जाता था, इसीलिए विवाह का विशेष महत्व था, क्योंकि परिवार का और गृहस्थ आश्रम का भी ऋग्वैदिक काल में अत्यधिक महत्व था। विभिन्न जितने भी कार्य थे उनमें यह माना जा सकता है कि महिलाओं को समानता प्राप्त थी और विवाह हालांकि अत्यधिक या अधिकतर जो हैं एक ही जाति में हुआ करते थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में भी अंतरजातीय विवाहों का उल्लेख है, जिसमें अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही प्रकार के जो विवाह हैं वे देखे गए हैं। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का भी विशेष महत्व था और जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें सर्वप्रथम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है
उसमें उपनयन संस्कार के पश्चात शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रवेश किया जाता था और उपनयन संस्कार के लिए विभिन्न जो समाज के वर्ग थे उनमें अलग अलग आयु का निर्धारण किया गया था और विद्या प्राप्ति के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था और शिक्षा के लिए न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियों को भी अवसर प्रदान किए गए थे। इनके अलावा सामाजिक जीवन जो है मूल रूप से वह ग्रामीण परिवेश का था, क्योंकि उनकी वेशभूषा और जो उनके मकानों का निर्माण है वह जिस प्रकार से किया गया था उसे ये माना जा सकता है कि वह गांवों से अधिक संबंध रखता था और इस प्रकार से जो वैदिक सभ्यता है उसको एक ग्रामीण सभ्यता माना गया है, जिसका कि अध्ययन अगले वीडियो में किया जाएगा।